हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारा कोड का स्ट्रीक में, जहाँ हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे ऑल एचटीएमएल टैग्स को एक्सप्लेन के साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक लेसन 1 को चेकआउट नहीं किया हो तो चेकआउट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेसन 2 समझने में आसानी हो। और हाँ दोस्तों, और आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन 2 को। जैसे कि दोस्तों, हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। पिछले लेसन 1 के अंदर हमने पूरा एस्टिमेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम अब इस लेसन 2 के अंदर 1 बाय 1 पूरा टेक के साथ में, एक्सप्लेन के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो दोस्तों डॉक टाइप मैन्युअली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम पिछले वीडियो में देखा था, जैसे कि HTML4 था, HTML5 था, XHTML था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1, जिसमें फर्स्ट होता है HTML 4.01। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिक्ट मोड में होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि फॉन्ट और सेंटर टैग जो होते हैं वो उसमें ये अलाउ नहीं करता है। ये सबसे स्टैंडर्ड और प्लेन होता है। ठीक है ना, इसका सिंटेक्स इस टाइप से होता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड है HTML 4.01 ट्रांजिशनल। ठीक है ना, तो इसमें होता है कि ये ओल्ड टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि सभी से वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए इसका यूज़ होता है, जिसमें फ़ॉन्ट्स का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फिर है HTML 4.01 फ्रेम सेट। दोस्तों, इसमें क्या होता था, उस टाइम में फ्रेम सेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था इसके अंदर, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे फ्रेम सेट बंद हो गया है। फ्रेम सेट मतलब इस टाइप से होता था दोस्तों, जैसे कि वेब पेज बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले जितने भी पेजेस होते थे उसको 1 पेज के अंदर उसको डिफाइन करते थे। ठीक है, ताकि ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रेम सेट का यूज़ करके इसको हम डिफाइन करते थे, जिसमें हम कोई भी पेज को 3 टाइप के पेज है तो उसको 1 पेज के अंदर हम उसको दिखा सकते थे। तो उसके लिए फ्रेम सेट का यूज़ होता था, जो अब धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया है। ठीक है, उसका सिंटेक्स इस टाइप से होता था दोस्तों। फिर है HTML4 के बाद में आता है XHTML। XHTML क्या होता था, HTML प्लस XML, ये दोनों मिलकर के XHTML बनता था। ठीक है ना, जो XML वर्जन पे चलता है। ठीक है ना, ये काफ़ी होता है, इसके रूल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। ठीक है ना, इसके साथ में यूज़ किया जाता था। यानी कि जैसे कि आप XHTML 1.0 स्टिक मोड में है, तो वो क्या होगा कि जैसे आप ओपन टैग लिख रहे हो तो आपको क्लोज भी इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, बाकी वो क्या होगा, वो टैग रन नहीं करेगा। ठीक है, वो एरर दिखाएगा। ठीक है, और केस सेंसिटिव भी होता है दोस्तों ये। ठीक है ना, उसका सिंटेक्स इस टाइप से यूज़ होता था। XHTML में वापस दूसरा नंबर है XHTML 1.0 ट्रांजिशनल। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, जो क्या होता है पुराने टेक्स्ट को भी अलाउ करता था। ठीक है ना, तो उसका लिखने का सिंटेक्स इस टाइप से है। और XHTML 1.0 फ्रेम सेट। ठीक है ना, इसमें फ्रेम सेट का कभी यूज़ तो होता है। ठीक है ना, बट अब ये भी धीरे धीरे बंद हो गया दोस्तों, इसका भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वापस से XHTML 1.1। ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलर और स्ट्रिक्ट वर्जन है। ठीक है, जिसमें हम क्या होता है, आजकल इसका भी यूज़ कम होता है, क्योंकि अब क्या होता है दोस्तों, जब भी क्या डेवलपर होता है तो वो क्या होता है, कोडिंग लिखते लिखते क्या होता है, कभी बाई मिस्टेक से उसने क्या ओपन टैग लिया, क्लोज को प्रॉपर नहीं किया तो एरर आएगा, तो उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है ना, तो अब धीरे धीरे वो क्या, अब ये भी आउट ऑफ ट्रेंड में चला गया। उसके बाद में अब चल रहा है जो कि मोस्ट पॉपुलर HTML5, जिसमें सिंटेक्स भी आपको क्या करना पड़ता है, बिल्कुल शॉर्टकट में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, जो पहले जितने भी थे उसमें इतने बड़े बड़े आपको सिंटेक्स लिखना पड़ता है, याद करके लिखना पड़ता था। ठीक है ना, तो इससे बिल्कुल शॉर्ट वर्जन में नोट डॉट टाइप HTML, जिसमें अभी करंट में हम जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये
HTML5 का डॉक टाइप है, ठीक है। वो जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि HTML, XML, XHTML और HTML5 क्या है, ठीक है ना। ये क्या होता है, वेब पेज का जो भी होता है उसका स्ट्रक्चर होता है क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। और काफ़ी ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे छोटी छोटी मिस्टेक के भी हम क्या करते हैं, क्लोजिंग नहीं करते तो भी वो क्या होता है, चल जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। वो ब्राउज़र भी इसको रन कर देता है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन ये HTML के अंदर क्या होता है, ये बहुत स्ट्रिक्ट टाइप में यूज़ करता था। मतलब इसमें टेक्स्ट को अगर आप ओपन करें तो क्लोज भी करना पड़ता है, वो सभी से मैंडेटरी होती थी, ठीक है ना। अगर आप टेक्स्ट को लोअर केस में लिख रहे हो तो आपको लोअर केस में ही पूरा आपको कोड का लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी टेक्स्ट है उसको आपको क्लोज करना ज़रूरी होता था, ठीक है ना। और जितने भी आप टेक के अंदर टेक लिखते हो उसको प्रॉपर नेस्टिंग होनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन HTML5 आने के बाद में ये क्या, ये सब चीज़ें क्या इतनी फ्लेक्सिबल हो गई दोस्तों आपकी, आप बहुत ही फास्ट कोडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। ताकि यूज़र फ्रेंडली भी हो गई है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें क्या आप ऑडियो और वीडियो भी सपोर्ट करता है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी उसमें पहले वाले थे उसमें आप ऑडियो वीडियो सपोर्ट नहीं करता था, कैनवास का भी यूज़ नहीं होता था। लेकिन आप HTML5 के अंदर आप कैनवास का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर इमेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। चार्ट का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, कैनवास के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ऑफलाइन में आप क्या होते हैं कि आप स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में भी आप क्या होता है, डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप 5 MB से 10 MB तक आप लोकल स्टोरेज में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। ये काफ़ी यूज़फुल हो गया HTML आने के बाद में, ठीक है ना। इसके बाद में आप सिमेंटिक टैग भी आ गए इसके अंदर, जैसे कि आप हेडर दे सकते हो, फुटर होता है, आर्टिकल होता है, इसके अलावा नेव होता है, असाइड होता है, ठीक है ना, मेन होता है, आर्टिकल होता है, ठीक है ना। ये सभी क्या होता है, सिमेंटिक टैग होता है, ताकि क्या होता है ब्राउज़र इसको आसानी से समझ सकता है कि हाँ भाई ये जैसे हेडर टैग है तो इसके हेडर अंदर ये सेक्शन है तो ये हेडर पार्ट है इसका, ये फुटर है तो फुटर पार्ट है, ये आर्टिकल है तो इसके अंदर जैसे ब्लॉग के अंदर जैसे लिखते हैं तो उसके अब हम 1 बाय 1 इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्राउज़र को समझने के लिए सिमेंटिक टैग होते हैं, जिससे आसानी से ब्राउज़र समझ सकता हो। प्लस वो SEO के पर्पज़ के भी मतलब काफ़ी अपने वेबसाइट रैंक पे ला सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ होती है दोस्तों HTML लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इसमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो HTML का वो किस लैंग्वेज में चलेगी आपके, ठीक है ना। तो जैसे EN यूज़ करेगी तो ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो उसके लिए यूज़ होता है, जैसे आप दूसरे भी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। जैसे कि आप दूसरे अलग अलग कंट्री के लिए आप बना रहे वेबसाइट तो आप उसमें आप ये भी आप चेंज कर सकते हो पढ़ने के लिए इसके कंटेंट्स को। जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया चाइनीज़ कर दिया, ठीक है ना, फ्रेंच कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आप जो इसमें कंटेंट लिखोगे ना उसमें वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट उसके अंदर हो जाएगा। आपका कंटेंट लिखेगा वो उस लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है ना। वो इसके लिए होता है, ठीक है। और ये क्या होता है SEO पर्पज़ के अकॉर्डिंग भी क्या होता है उसको गूगल उसको समझ सकता है आसानी से, भाई ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट जो भी पेज बनाए गए हैं वो इस लैंग्वेज को रीड कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी एक्सेसिबिलिटी इसलिए होती है दोस्तों, जो जैसे कि बोलते हैं जैसे कि कोई अंधा है या कोई बहरा होता है, ठीक है ना, तो वो भी उस चीज़ को आप पढ़ सकता है, विजुलाइज कर सकता है, ठीक है ना। ताकि ये जब भी उसको लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा, मतलब ये उसको देख देख के मतलब पता कर सकता है कि भाई ये इस लैंग्वेज में है, ठीक है ना, वेबसाइट उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज का। उसके साथ साथ में ब्राउज़र भी आपको हिंट करता है, करेक्ट ग्रामर करता है, ट्रांसलेट करता है, सजेशन कर सकता है, उसके लिए यूज़ होता है मेन, ठीक है। मेन चीज़ ये 3 के लिए जो होता है SEO पर्पज़ के लिए, स्क्रीन रीडर्स के लिए, यानी जो एक्सेसिबिलिटी होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए होता है, और ब्राउज़र हिंट्स के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं HTML टैग के सारे इंपॉर्टेंट टैग की 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था, ये जैसे हेड टैग हो गया, मेटा
मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट, टाइटल, बॉडी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताता हूँ। हेड के अंदर हम जितने भी होते हैं वो क्या होता है, जैसे कि ये शो नहीं करता, सिर्फ इसमें क्या करता है कि जैसे टाइटल लिख रहे हो तो आप टाइटल में से टाइटल में दिखाएगा ऊपर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे ये टेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। और व्यू पोर्ट ये मेरा टैग इसके लिए यूज़ होता है दोस्तों कि ये क्या होता है कि ये आप रिस्पॉन्सिव जब भी बनाते हैं व्यू पोर्ट, अलग अलग व्यू पोर्ट, यानी डिवाइस हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो वो उसको ये सपोर्ट करने के लिए हम ये लिखना पड़ता है मेटा टैग के अंदर, ठीक है। और जो कैरेक्टर सेट होता है दोस्तों वो क्या होता है, एनकोडिंग होता है, जिसमें आप सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश जितने भी होते हैं, ठीक है ना, वो सभी को सपोर्ट करने के लिए इसमें यूटीएफ का यूज़ होता है, ठीक है। ये सभी हेड टैग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर आता है टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग्स, ठीक है ना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दोस्तों, जैसे आप में कभी कभी देखा होगा, नोट पैड में भी देखा होगा कि जैसे कि आप जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हो, जैसे आप उसको पैराग्राफ में लिख रहे हो या बोल्ड लिख रहे हो, उसको इटैलिक कर रहे हो, उसकी हेडिंग बड़ी कर रहे हो, ठीक है ना, उसको अंडरलाइन दे रहे हो, ठीक है ना, बोल्ड कर रहे हो, उसके अंदर HR यानी लाइन हॉरिजॉन्टल रो दे रहे हो, ठीक है ना, ब्रेक कर रहे हो, जैसे इसमें होता है उस टाइप से आपको क्या बनना होता है, इसके लिए टैग्स बने होते हैं HTML के अंदर, तो आप उसका यूज़ करके आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेट। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ फर्स्ट में H1, ठीक है, H1 हेडिंग होती है H1 से लेके H6, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है वो H1 होता है और सबसे छोटा होता है वो H6 होता है। तो हम अपने इसमें हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं जितने भी है वो सभी वन बाय वन दिखा देता हूँ आपको। ये 6 टाइप की हेडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं वापस वेब पे ब्राउज़र में देखूंगा यहाँ पे, तो आपको सबसे बड़ी H1 सबसे बड़ी दिखेगी इसके अंदर, ठीक है। तो H1 सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में H2 होती है, फिर H3 होती है, फिर H4 होता है, फिर H5 होता है, यानी 6 टाइप की हेडिंग होती है। तो आप इसमें जब भी पेज में आप लिखना चाहते हो या बनाना चाहते हो हेडिंग, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, सिमेंटिक टैग के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम पैराग्राफ लिख रहे हो, कुछ किसी कंटेंट को किसी पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो, तो वो आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं पी टैग लिख रहा हूँ, पी टैग भी वापस क्लोज होता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ पी टैग के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद में है BR लाइन ब्रेक, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना, इसको मेरे को ब्रेक करनी है, तो आप यहाँ से BR टैग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, देखो हेलो ऊपर आ गया और वर्ड नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद में है हॉरिजॉन्टल, इसमें हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, जो पूरे क्या होते पूरी जो स्क्रीन होगी उसकी विड्थ पूरी ले गई ये, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे HR करता हूँ, HR का मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल का H और रो का R, ठीक है। ये देखो
पूरी व्यू जितनी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। ये तीनों अलग अलग टैग है, ठीक है ना। जिसमें भी बोल्ड का बी आएगा, ठीक है। और इटैलिक का आई और अंडरलाइन का यू, ठीक है। इटैलिक, ठीक है, और अंडरलाइन, ठीक है। ये तीनों को मैं इसके टैग के अंदर लिखा है। अब ये इसको क्या करता है, बोल्ड कर देगा और ये इटैलिक कर देगा और ये इसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। देखो बोल्ड कर दिया बी, इसको इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद स्मॉल स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज, ये भी दोस्तों वैसे होता है, ये सबसे टेक्स्ट को छोटा दिखाने के लिए होता है। और ये क्या होता है, ये होता है वो सिमेंटिक टैग होता है, ये ब्राउज़र समझ सकता है। और आगे देखेंगे हम सिमेंटिक टैग क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं ये। और ये एम्फसाइज होता है, यानी कि इटैलिक होता है। ये दोनों सिमेंटिक टैग होते हैं, ये सिमेंटिक टैग नहीं होते हैं, बोल्ड ये इटैलिक, ठीक है। तो स्मॉल इसको भी देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखो स्मॉल सबसे छोटा हो गया स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आपको देखना पता रहे। चलो रहने देता हूँ, वन बाय वन वापस चलो हटा ही देता हूँ, चलो ठीक है। स्मॉल में ये सबसे होता है, उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज, ठीक है ना। अभी डमी लिख रहा हूँ टेक्स्ट की, ठीक है, आपको समझने के लिए से, ठीक है। देखो ये इटैलिक जैसा हो गया, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जैसा हो गया, बोल्ड था वैसे, और ये सबसे स्मॉल टेक्स्ट था उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टैग है लिंक, ठीक है ना। ये क्या होता है, मीडिया रिलेटेड जितने भी टैग होते हैं वो लिंक टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। जिसमें हम वो कुछ भी लिंक दे सकते हैं, इमेज को शो करा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो है, आई फ्रेम। इसके अंदर हम क्या होते हैं, किसी का पाथ लेकर हम उस चीज़ को उसके फ्रेम के अंदर शो करा सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय देख लेते हैं। एंकर टैग, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे, URL लिखेंगे जिस पे हमको रिडायरेक्ट करना है पेज को, ठीक है। क्लिक हियर, ये भी क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे कि मैं अभी कोई पेज का नाम लेता हूँ, URL लेता हूँ, जैसे store20.com वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको मैं अभी जैसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसमें URL दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू होती है, वो तो ठीक है, एट्रीब्यूट बाद में देखेंगे। एक बार आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में बता देता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये ब्लू कलर का, यानी कि ये हाइपर हो गया, यानी कि इस पर लिंक आ जाए। देखो मैं होल्ड करा तो देखो आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है, store20.com। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पेज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो,
है ना। तो ये पेज पे हम क्या हो गया, रीडायरेक्ट हो गए। तो उसको ऐसा लिखने के लिए हमको एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें एच रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है, कि किस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज टैग। अपने पेज के अंदर इमेज को दिखाने के लिए आपको इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज टैग, इसमें आपको सोर्स फाइल लिखना पड़ेगा src, ठीक है। इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप यहाँ पे आप अपना सोर्स फाइल दे सकते हो। जैसे कि मैं एक इमेज लेता हूँ, एसेट्स के अंदर मैंने इमेज बना रखा है फोल्डर, उसके अंदर मैं एक जेपीजी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी ये वाली, ठीक है। अब इसलिए बड़ी दिख रही है ताकि ये अपनी क्या ओरिजिनल साइज के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट हाइट विड्थ का यूज़ करता हूँ, करता हूँ, तो देखो ये इमेज आपको दिखेगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है वीडियो टैग। वीडियो और ऑडियो टैग आपको अपने वेब पेज के अंदर भी दिखा सकते हो, जो HTML5 सपोर्ट करता है, और HTML4 HTML इसमें ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं वीडियो और ऑडियो को। वीडियो टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हमको कंट्रोल्स दिखाने पड़ेंगे, जिसमें कि लाइक जैसे कि प्ले का हो गया, पॉज का हो गया, ठीक है ना, फॉरवर्ड बैक जाने के लिए, ठीक है ना, 10-10 सेकंड्स के पीछे ऐसे जाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, वो सब ये सब कंट्रोल्स के अंदर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सोर्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, कि किस टाइप का है ये, ठीक है। तो सोर्स लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, वीडियो है और ये MP4 है, ठीक है। इसको इन पर क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए ना, यहाँ पे ये आपको वीडियो आ गया यहाँ पे। अब इसकी भी हाइट ज़्यादा, इसको भी हाइट विड्थ कम कर लेते हैं एक बार। तो 400 कर देता हूँ, विड्थ 600 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया प्ले का, यहाँ पे चलेगा, उसे ट्रिक करा गया कितने सेकंड्स का है ये वीडियो है। इसको बड़ा करने, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने, ये सभी कंट्रोल्स आपको दिख गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहो तो इसको प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो पर प्ले हो रहा है, ये चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये वीडियो का हो गया है। इसके बाद में हम ऑडियो का भी देख लेते हैं। इसमें ऑडियो में से आपको यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा, ऑडियो लिखना पड़ेगा। इसमें कंट्रोल हुए रखो, इसमें हाइट भी आप हटा सकते हो, और यहाँ पे भी ऑडियो कर दो, और यहाँ पे वीडियो में ऑडियो आ जाएगा। ऑडियो में डाल रखा मैंने MP3। ये पूरा दोस्तों मैंने ये जब भी आ रही है ना फाइल सी, मैंने यहाँ पे हमने अंदर फोल्डर बना रहा है, उसके अंदर हमने क्या पर्टिकुलर बना रखा है। इससे ऑडियो का हो गया, वीडियो का हो गया, इमेज का हो गया,
ठीक है। तो ऑडियो के अंदर मैं ये भी फाइल ले रहा हूँ, पहले वीडियो को मैंने ये ली थी, और इमेज के अंदर तो ये सब इमेज की है। ठीक है, एसेट का नाम का फोल्डर बना रखा जिसमें सभी ये फाइल्स आ जाएगी, और ये मेन अपना पेज है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे डाल रखी, तो यहाँ इसमें एक्सेस कर लेता हूँ। MP3 हो गया, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडियो यूज़ करके MP3। ठीक है, अभी इसको आपका साउंड आएगा नहीं है क्योंकि अभी मैंने हेडफोन लगा, जैसे मेरे को ही आएगा। ठीक है ना, जैसे प्ले होगा तो आपको ज़रूर दिखेगा, ये प्ले जब भी होगा तो। ठीक है ना, और ये सेकंड बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है ना, 48 सेकंड का है, तो ये आपको दिखेगा इसमें। ठीक, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो आप इसमें। ठीक, ये सभी कंट्रोल्स आपको दिख जाए। कंट्रोल लिखने से क्या होता है दोस्तों, आप कंट्रोल दिखेगा। जैसे मैं अगर मैं कंट्रोल यूज़ नहीं करूँगा तो देख लो आपके सामने क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखेगा, ऑडियो का भी नहीं दिखेगा इसमें। देखो ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, तो इसलिए आपको यहाँ पर कंट्रोल लेना ज़रूरी है। ठीक, कंट्रोल्स। ठीक है, इसके बाद में क्या है, आई फ्रेम। जैसे कि मैंने HTML4 के अंदर देखा था कि इसमें आई फ्रेम्स का अब क्या यूज़ होने लग गया। पहले क्या फ्रेम सेट यूज़ होता था, अब क्या होता है, आई फ्रेम हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, HTML5 के अंदर। तो आई फ्रेम के लिए मैं बता देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं वापस वो लिंक दे देता हूँ। ठीक है, स्टोर ट्रेंडिंग। इसमें हाइट भी देना जरूरी होता है। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर को बाद में देखेंगे, इसमें अभी इतना समझ लेते हैं। ये भी सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हो, सॉरी बंद होता है ये एयर में आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके दोस्तों स्टोर trendy.com कनेक्ट कर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं रिफ्रेश करना पड़ेगा अंदर। ठीक है ना, तो बाकी आई फ्रेम के अंदर हम ये ऐसे दिखा सकते हैं हम। ठीक है, पेज को। जैसे मैं दूसरा कोई वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि अमेजोन यूज़ कर देता हूँ। ये भाई इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। अमेजोन वाले .in आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आए तो वो चल नहीं रही, बाकी इसमें आ जाएगी आपके। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग के अंदर आपका आएगा जैसे कि लिस्टिंग करने के लिए, जैसे कि आपने
फॉर्मेटिंग के अंदर देखा होगा जैसे बुलेट आइकन आते हैं 1 2 3 4 आते हैं, ठीक है ना। बुलेट इसलिए आते हैं, वो क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट होता है इसलिए, और ऑर्डर लिस्ट होगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे आता है, ठीक है ना। और ये होता है ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, लिस्ट आइटम होते हैं, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, DL का यूज़ करेंगे तो। और DT जो होता है वो डिस्क्रिप्शन टर्म्स होते हैं, और DD जो होता है वो डिस्क्रिप्शन डिटेल होती है। तो चलो ठीक है, 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार देखते हैं UL, ठीक है। UL के अंदर हम क्या करेंगे, LI यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना LI के आपको क्या होगा, वो लिस्टिंग नहीं दिखेगी। लिस्ट बुलेट के साथ में यहाँ पे 1 2 3 आपको दिखेगा ये लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट, इसलिए यहाँ पे बुलेट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, UL की जगह ओ लिखना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं लिखता नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वो ले देता हूँ मेन मेन्यू के अंदर मेन्यू के अंदर ये 3 आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में है टेबल टैग दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम डेटा फिल करने के लिए यूज़ होता है टेबल्स का यूज़, ठीक है। जिसमें हम टेबल में फॉर्मेटिंग में दिखाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम 1 बाय ये सभी एक में आ जाएगा, सब चीज़ देखने के लिए, ठीक है ना। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं एक बार। टेबल आएगा, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो, फर्स्ट में है टी हेड, ठीक है। टी हेड यानी टेबल की हेडिंग में क्या लिखना चाहते हो, टेबल की बॉडी आ जाएगी और टेबल का फुटर आ जाएगा, ठीक है। टेबल की हेडिंग के अंदर TH आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके अंदर TD आएगा, टी बॉडी के अंदर, ठीक है। और टी फुट के अंदर आप हेडिंग TH भी लिख सकते हो और टी फुट भी लिख सकते हो, TD भी यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं करके देख लेता हूँ। टी हेड, यहाँ पे आपको TR लिखना पड़ेगा,
PH। इसमें आप कितने हेडिंग चाहिए, जैसे कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये 1 कॉलम के लिए हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 कॉलम तो 2 कॉलम हो जाएगा। ये रो होती है, TR होता है वो टेबल रो होती है। एंड टेबल बन गया, उसके अंदर एक रो बन गई, उसके अंदर पर एक हेडिंग बन गई, हेडिंग के अंदर 2 कॉलम बन गए, ठीक है। इसके बाद में वापस TR लेता हूँ, वापस नीचे वाले में जाएगा रो में, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बॉडी में लिखता हूँ T बॉडी, ठीक है ना। इसके अंदर TD और एक और TD लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर 2 कॉलम ले रहेगा तो यहाँ पे भी 2 कॉलम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वापस TR और यहाँ पे T भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप TD भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट लास्ट नेम, ठीक है। तब अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें टेबल का, ठीक है ना। ये आ गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अब यहाँ पर इसलिए नहीं बॉर्डर नहीं दिखाई थी, यहाँ पर हम लोग का लेना बॉर्डर बंद करना पड़ेगा। बॉर्डर विथ लिखनी पड़ेगी। ये बॉर्डर लिखनी पड़ेगी तो बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पे। अभी पता नहीं सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। बॉर्डर आ गई इसके अंदर। ये बॉर्डर ऐसे सपोर्ट नहीं करता, हम स्टाइल से करेंगे, आगे सी से पढ़ेंगे तब उससे हम बॉर्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ये इसलिए फॉल पैडिंग भी यूज़ करेंगे आगे हम, जैसे जाके पढ़ेंगे वैसे करेंगे तो ये प्रॉपर से दिखेगा, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि ठीक है। और देखो इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम के प्रकाश आ गया और लास्ट में शर्मा आ गया, ठीक है। और फुटर में भी आप देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप क्या करोगे यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप टेस्ट रन कर देता हूँ अभी और टेस्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल को समझने के लिए ना। देखो, ठीक है ना, ये टेबल बन गई यहाँ पे। तो टेबल को हम इस टाइप से हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टेबल की और भी फॉर्मेटिंग होती है, उसमें एट्रीब्यूट होता है, और एट्रीब्यूट तो वो होता है जो कि क्या होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ होते हैं, ठीक है, टैग के अंदर। वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। पहले जब टैग्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है फॉर्म टैग्स। फॉर्म टैग वो दोस्तों वो होते हैं जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म होता है, इनपुट होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, बटन होता है, सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम,
लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये टाइप किस टाइप का है, टेक्स्ट है या फिर ड्रॉप डाउन है या फिर सेलेक्ट है या चेक बॉक्स है, रेडियो बॉक्स है, क्या है, वो सब के लिए टाइप लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे नेम है ये वाला, इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वैल्यू होता है, वैल्यू तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हमको लिखना पड़ता है। अगर शो कराना है वैल्यू, जो भी हम लिख रहे हैं वो शो कराना है तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं और इसे शो करा सकते हैं। बट यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट से दे देता हूँ ताकि आप समझ लें। हाइट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी इसके अंदर, ये फर्स्ट आई है, ठीक है। नेम तो यहाँ पे इनपुट आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि राकेश, ठीक है। ये इनपुट फील्ड होता है, ठीक है ना, ये टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है ना। नेम यहाँ पे जो मैं लिखा लेबल में, तो लेबल यहाँ पे आ गया, ये इसका लेबल, ठीक है। इसके बाद में आता है लेबल लिखता हूँ मैं, आपको क्या चाहिए इसमें, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया इसमें मल्टीपल लाइन्स, जैसे अभी क्या हो रहा है इसमें इनपुट में आप सिंगल लाइन ही टाइप कर पा रहे हो, ये ठीक है ना। ये सही एंटर भी करते हैं तो भी वो क्या होता है, लोड हो जाता है पेज, बट वो क्या होता है, एंटर नहीं हो पाता है। जैसे मैं शिफ्ट एंटर भी करता तो नहीं हो पाता, पेज लोड हो जाता है, ठीक है ना। और टेक्स्ट एरिया के अंदर आप क्या होता है, मल्टीपल लाइन भी आप इनपुट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देता हूँ मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ, ठीक है। इसमें रोज़ कितनी दिखानी है वो सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और नेम इसमें लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया, है ना। या तो आप जैसे अभी ये कर रहा हूँ मैं, एंटर करूँगा नीचे भी आ जाएगा, ऐसे मल्टीपल लाइन आप कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगी फैमिली, और ये रिसाइज का होता है, जितना चाहे उसको बड़ा कर सकते हो। ये रोज़ के लिए होता है, डिफ़ॉल्ट इसमें 3 रोज़ यूज़ कर रखा मैंने अभी, 4 रोज़ यूज़ कर रखा, तो 4 रोज़ के अकॉर्डिंग वो इतना बॉक्स का हाइट बढ़ा देगा ये, ठीक है। तो मैसेज के लिए ये होता है। फिर है बटन, जैसे बटन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, सबमिट, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है। ये सब की चीज़ें फॉर्मेटिंग के लिए CSS का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। जैसे अभी तो क्या होगा, HTML पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर ये तैयार करेगा, ठीक है ना। तो आगे हम CSS में इसकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आता है आपके सेलेक्ट। ये सेलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वो सिटी स्टेट आप सेलेक्ट करते हो ड्रॉप डाउन में से, तो वो चीज़ें आप इससे कर सकते हो। सेलेक्ट, इसके अंदर आप ऑप्शंस दे सकते हो, और यहाँ पे आप वैल्यू सेलेक्ट करा सकते हो, जैसे कि सिटी, यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि स्टेट लिखता हूँ मैं, जैसे कि ठीक है।
ठीक है ना। तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन वैल्यू दिख जाएगी इसके अंदर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें वो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है लेबल। लेबल का मैंने बता दिया हूँ, लेबल लगाने के लिए जैसे कि मैसेज हो गया, नेम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लेबल लगा सकते हो चाहे, तो यहाँ पे मैं स्टेट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टेट का यहाँ पे आ जाएगा। फील्ड सेट, फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट एक तरह से क्या होता है कि जैसे कि हम पेज की फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्म में जो भी होता है उसका हम क्या होता है एक लेबल दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये पर्सनल डिटेल्स हो गई, ये एजुकेशनल डिटेल्स हो गई, ठीक है ना। तो वो क्या होता है हम इस पर ऊपर टाइटल सेट कर सकते हैं ताकि यूजर्स को पढ़ने में आसानी होगी, भाई हाँ ये पर्टिकुलर इस सेक्शन का है, ये एजुकेशन का हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें करने के लिए फ्रेम सेट का यूज़ होता है। तो फ्रेम सेट को जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी ये लिखा ये बनाया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं फ्रेम सेट यूज़ करता हूँ। फील्ड सेट, सॉरी फ्रेम सेट क्या, फील्ड सेट, ठीक है। इसके अंदर एक और आता है लीजेंड आता है, अब मैं ये सभी को इसके अंदर ले लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर लेता हूँ बेसिक इन्फो। ठीक है ना। तो देखो ये एक पर्टिकुलर आपको दिख जाएगा बेसिक इन्फो, यानी कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अपने को फिल करना है। कि जैसे एजुकेशन होगा तो एजुकेशन का ऐसे बन जाएगा अलग से, ठीक है ना। तो वो फील्ड सेट उसके लिए यूज़ होता है। अब है सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग HTML5 के अंदर हम बहुत सारे होते हैं, जैसे वो हेडर हो गया, फुटर हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, असाइड हो गया, फिगर हो गया, फिगर सेक्शन, ये फिगर के अंदर आता है फिगर सेक्शन, ठीक है ना। इसको वन बाय वन हम कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हेडर। हेडर जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, जैसे कि ये अपना पेज है, ठीक है, वेब पेज हमने पूरा HTML का बना दिया, ये बॉडी वॉडी लिख के कर ये सभी बना दिया, ठीक है ना। ये टाइप से ये भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये जैसे पूरा HTML लिखेंगे तो पूरा वेब पेज ऐसा बन गया, ठीक है ना। उसके अंदर जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि सबको अलग सिमेंटिक टैग, ताकि ब्राउज़र समझने में आसानी हो, वो सब सिमेंटिक टैग का यूज़ होता है, ठीक है ना, और SEO पर्पज़ के लिए बेस्ट होता है। तो ये HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखते हैं हेडर। हेडर से आपको भी खुद को पता चला ये हेडर है, तो हेडर के ऊपर टॉप पे आएगा, ठीक है ना। तो मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये पेज हो गया, इसके अंदर जैसे ये अपना ये हो गया हेडर, ठीक है। जैसे हेडर में आप जो भी टैग डालेंगे वो सब हेडर के अंदर आएगा। जैसे कि आप मान लो, जैसे कि यहाँ पर लोगो लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर लिंक लगा रहे हो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया हेडर पे, ठीक है ना। उसके बाद में होते हैं असाइड। असाइड में आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला ऐसे असाइड होता है, ये असाइड हो गया, ठीक है। और ये होता है आपका मेन होता है, मेन टैग है लिखा हुआ है, मैंने अभी बता रखा आपको, मेन टैग ये होता है, ठीक है। और जो फुटर होता है वो यहाँ पे होता है, ये सब फुटर होता है, ये पूरा फुटर सेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको अब आइडेंटिफाई हो पा रहा है, जैसे ये हेडर हो गया है, आपको खुद को पता चल जाएगा ये हेडर है, तो हेडर के अंदर ये चीज़ आती है। ये साइड बार हो गया, और साइड यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम
लिंक दे सकते हैं या ब्लॉग के लिंक दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम मेन्यू का भी बना सकते हैं साइड में, जैसे डैशबोर्ड के अंदर होता है उस टाइप से। और ये फुटर पे में हम कॉपीराइट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और नीचे पॉलिसी, टर्म्स, कंडीशन, ये सब यहाँ पर लिखते हैं अपन, ठीक है। वो सब फुटर सेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपना वेब पेज दिखता है इस टाइप से। ये मेन बॉडी हो गया, ठीक है। ये मेन बॉडी हो गई जिसमें हम जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर वो सब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग दिखेगी पेज के अंदर, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखते हैं हेडर, ठीक है ना। हेडर के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हेडर आते हैं यहाँ पे। जैसे मैं मेन कर देता हूँ हेडर, हेडर हो गया। उसके बाद में अब मेन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे क्या फुटर, ठीक है। हेडर, फुटर, सेक्शन। सेक्शन ये इसके लिए होता है जब पर्टिकुलर हम टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे कि वन बाय जैसे कि ये इमेज का होगा, ये यहाँ पे वीडियो होगा, यहाँ पे मल्टीपल इमेज होगी, यहाँ पे कैरोसेल होगा, ठीक है ना। यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम सेक्शन का यूज करते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन। तो हम मेन के अंदर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 हो गया। इससे वो ब्राउज़र भी आइडेंटिफाई कर पाएगा भाई हाँ यहाँ पे एक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सेक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए यूज होता है सेक्शन 1। यहाँ पे फुटर, यहाँ पे हेडर जिसमें हम नेव का यूज़ करते हैं। नेव के अंदर हम मेन्यू यूज़ करेंगे जिसमें कि हम जैसे कि इमेज यूज़ करके इमेज को क्या फिगर यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिगर में हम इमेज का यूज़ करेंगे। इमेज को जब भी लिखो तो आप फिगर के अंदर यूज़ करें ताकि उसको एसईओ रैंक में ये क्या थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम रिसर्च फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पर्टिकुलर कुछ इमेज ले लेता हूँ और इसकी हाइट भी दे देता हूँ 80। फिर आप चाहे तो इसमें यहाँ पे routers तो ये हेडर का हो गया, ये लिंक हो गया और सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन ये फुटर का हो गया, ठीक है। जब आप इंस्पेक्ट करके सब चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो ये हेडर का हो गया, ये भी हेडर के अंदर ही आएगा न्यू बार, ठीक। ये अलग सेक्शन है मेन, ठीक है। ये मेन हो गया, इसके अंदर फ्री फुटर हो गया, 3 अपने सेक्शन बन गए इसके अंदर, ठीक है। अभी इतना फॉर्मेट नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर ही तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके आगे फॉर्मेटिंग CSS में सभी चीज़ें हो गई है फॉर्मेटिंग के लिए। ये असाइड हो गया, असाइड में मैंने बताया था वो वाला
ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको साइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिगर हो गया। फिगर के अंदर फिगर सेक्शन कैप्शन का भी यूज होता है। जब आप ब्लॉग जैसे बना रहे हो ब्लॉग पे, तो उसमें फिगर के अंदर एक इमेज आ जाएगी, उसके अंदर कैप्शन में आप जैसे कोई भी इमेज के बारे में कुछ पर्टिकुलर कुछ बता रहे हो या उसका कुछ टाइटल लिख रहे हो, तो वो फिगर कैप्शन उसके अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि फिगर जैसे ये यूज़ किया है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ हटा दिया है यहाँ से। ये मेन में एक सेक्शन और बना देता हूँ। ये फिगर बना दिया आपने। ठीक है, फिगर के अंदर वापस फिगर कैप्शन आएगा ये। ठीक है, इसके अंदर आप टाइटल दे सकते हो इसके बारे में, इमेज के या उसका जिस रिलेटेड है ब्लॉग है उसके बारे में आप दे सकते हो हेडिंग। ठीक है ना, तो उसके लिए आप फिगर कैप्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं टाइटल ऐसा कुछ दे देता हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग के साथ में ऐसा टाइटल शो हो जाएगा। ठीक है, नेम बार बता दिया। मेन का हो गया स्पान। ओके, स्पान क्या होता है? इनलाइन कंटेनर होता है ये। जितना टेक्स्ट होगा वो उतना ही वो अपना विड्थ लेगा। ठीक है ना, कंटेनर विड्थ लेगा। तो उसको हम स्पान टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, और डिव जो होता है, एक डिव टैग भी आता है। वो सिर्फ सिमेट्रिक टैग नहीं होता है ये वैसे तो। ठीक है ना, बस ये सिर्फ ब्लॉक लेवल बनना आता है, इसमें से ब्लॉक बनाएगा, मतलब सिर्फ मतलब व्यू करने के लिए यूज़ करते हैं। बल्कि डिव क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक टैग होता है। ठीक है ना, तो ये क्या फुल विड्थ लेता है और नेक्स्ट लाइन में दूसरा कंटेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा विड्थ लेगा और इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, और ये जितनी विड्थ होगा उतना ही वो उसका स्पान बनाएगा। देखो ये पूरा विड्थ ले लिया इसने यहाँ पे, और इसको नए लाइन से स्टार्ट कर दिया, और ये इतना ही इसका विड्थ लेगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा विड्थ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये डी पूरा विड्थ दिख रहा है। ठीक है, तो स्पान जितना विड्थ है, जितना टेक्स्ट होगा वो उतना ही ये इसका कंटेनर लेगा, और ये पूरा फुल कंटेनर लेगा। ठीक है ना, और नए लाइन से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डिव का यूज होता है। फिर मार्क, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, पीटेक के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे लॉरेंस ठीक है ना, अब मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। हाँ, तो ये इसको हाईलाइट करके इसको दिखा देगा। इस पैराग्राफ में इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाएगा। ठीक है, येलो कलर के साथ में ये मार्क करके दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद में टाइम है। टाइम, ठीक है, टाइम को टाइम डिस्प्ले कराने के लिए, करंट टाइम डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है।
इसके अंदर हमें और भी एट्रीब्यूट डालने पड़ेंगे जो भी हम शो नहीं करेंगे वो, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, डेट एंड टाइम शो करने के लिए यूज़ करते हैं वैसे इसका, ठीक है। और नेक्स्ट होता है एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को हम एड्रेस फॉर्मेट में दिखाने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी जैसे हम कोई एड्रेस की इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि एड्रेस टैग क्या होता है, near ठीक है, इंडिया देखा तो ऐसा कुछ एड्रेस हम दिखा सकते हैं इसके अंदर, ऐसा आ जाएगा। चाहे तो इसके आप BR टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एड्रेस फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोड टैग, ठीक है ना। कोड टैग क्या होता है कि इसमें हम कोड की तरह हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोड, ठीक है, इसमें HTML that's explain, okay. तो कोड की तरह इसको वो स्निपिट कर देगा, ठीक है ना, यानी कि उसके कोड की तरह इसको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्री टेक्स्ट। प्री टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्री टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये जितने भी होंगे, मान लो मैं इसको अभी ऐसे यूज़ करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऐसे फॉर्मेटिंग चाहता हूँ मैं, बट पी टेक में अगर मैं इसका यूज़ करूँगा ऐसे, तो वो क्या करेगा, किसी वन लाइन में इन सभी को डिस्प्ले कर देगा, ये देखो, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसा दे रखा है फॉर्मेटिंग वैसे ही चाहिए, तो मैं उसको क्या करूँगा, प्री टेक का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एज इट वैसे जैसे था मैंने स्पेस दिया था, तो उतना ही वो इसमें डिस्प्ले हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट टैग। दोस्तों स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे HTML के अंदर, ठीक है ना। जो भी जावा स्क्रिप्ट कोड लिखेंगे वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, और चाहे तो हम इसको एक्सटर्नल जो फाइल होगी वो भी स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही लिंक है तो CSS फाइल होती है, उसको इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और साथ इसमें फेव आइकन को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और मेटा टैग होता है, वो क्या होता है, SEO के लिए
इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिखा है मेटा कीवर्ड, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है ये पेज के बारे में, ठीक है ना। तो गूगल क्या करेगा, इस कीवर्ड में कोई भी ये कीवर्ड फाइंड करेगा और तो डिस्क्रिप्शन सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यानी वेबसाइट अपनी इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप मल्टीपल कितने भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल करने के लिए आपको, जैसे कि मैं एक कीवर्ड ही मैंने डाल दिया, लर्न HTML ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन सिमेंटिक टैग। नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे div हो गया, स्पैन हो गया, p टैग हो गया, i टैग हो गया, br टैग हो गया, hr टैग, ठीक है। तो ये सब जितने भी टैग होते हैं वो होते हैं नॉन सिमेंटिक होता है, यानी कि ये सिर्फ हम कोड को लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं, बट इसका ब्राउज़र उसको समझ नहीं पाता इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो उसके लिए यूज़ होता है नॉन सिमेट्रिक टैग, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ ब्लॉक लेवल के लिए यूज़ होता है div का, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ वो वन लाइन के अंदर हम कंटेंट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो भी होगा वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। स्पान जो होगा वो जितना एलिमेंट होगा उतने ही उसको उसकी विड्थ लेगा, ठीक है ना। बी होगा वो उसको टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, आई टैग उसको इटैलिक कर देगा, और बी आर क्या होगा पेज को ब्रेक कर देगा, लाइन ब्रेक सॉरी, ठीक है ना। एच आर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। तो वन बाय वन दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट है div, ये फुल लाइन विड्थ लेगा, जितनी भी अपना व्यू होगा, व्यू साइज़ होगा, यानी कि जितनी भी स्क्रीन की साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग वो विड्थ ले लेगा वो, और एक ब्लॉक बना देगा और नेक्स्ट लाइन में दूसरी लाइन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और स्पान होता है जितना टेक्स्ट दे रखा है वो उतना ही विड्थ लेगा, ठीक है ना। बोल्ड होगा तो ये इसमें इसको बोल्ड कर देगा, ठीक है। इसमें इसको बोल्ड करता हूँ, और इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक भी कर सकता हूँ मैं, बोर्ड के साथ में इटैलिक। मैं बोर्ड भी चाहता हूँ साथ में इसको इटैलिक भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, यदि बोर्ड और इटैलिक हो गया, राइट। और ये div है जो पूरा इसने ब्लॉक को कवर कर दिया स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और न्यू लाइन में इसको स्टार्ट कर दिया। और फुल HTML टैग है वो स्पान के अंदर यूज़ किया, और जितनी विड्थ है वो उतना ही वो ब्लॉक होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बताता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है आपको div पूरा, तो इसने क्या पूरे जितने भी इसका व्यू की साइज़ है विड्थ है वो उतना उसने कवर कर दिया, ठीक है ना। और दूसरा जो स्पान है उसको नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और स्पान इतना सा ही है, जितनी इसमें टेक्स्ट है उतने अकॉर्डिंग उसने इसकी विड्थ इसकी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन इसमें पैडिंग यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम मार्जिन और पैडिंग दोनों दे सकते हैं जब स्टाइल यूज़ करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद है br टैग। br टैग मैंने बताया है दोस्तों आपको, इसमें ब्रेक करने के लिए लाइन को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से लाइन ब्रेक इसको ब्रेक करता हूँ तो br टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इसने फुल एस्टिमेट कर दिया, फिर यहाँ पर टैग एक्सटेंड सेकंड लाइन में इसको लेके आ गया। और
हॉरिजॉन्टल ड्रॉ, वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है, ये बीच में, ठीक है। दूसरे टैग है, अदर टैग्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कमेंट टैग। कमेंट टैग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या कोड लिख रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या उसके ऊपर जिस ब्लॉक का हमने कोड लिखा है तो उस कोड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कमेंट दे करके उसका नाम दे सकते हैं कि भाई हाँ ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे कि मैं हेडर देता हूँ यहाँ पे, हेडर हो गया, यहाँ पे मेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं कमेंट दे देता हूँ, ये मेन का हो गया है, और ये फुटर, ठीक है ना। इससे आइडेंटिफाई हो रहा है भाई ये हेडर का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये मेन का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये फुटर का कोड ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये गुड हैबिट से कोड लिखने के लिए, ठीक है, जिससे कि इससे आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ ये सेक्शन पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से बंद हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये हो जाता है। बट ये जो कमेंट टैग होता है वो क्या होता है, ब्राउज़र इसको रेंडर नहीं करता है, ठीक है ना, और ना ही ये क्या करता है एसईओ में इसको रेंडर कर पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है ना, सिर्फ ये सिर्फ एक तरह से नोट्स होता है जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोड को स्टार्ट एंड एंड तक के लिए, ठीक है ना, और समझने में ये आसानी रहे, उसके लिए यूज़ किया जाता है कमेंट टैग का। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस बार, किसी की प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए हम प्रोग्रेस बार टैग का यूज़ करते हैं, जैसे आप रिजल्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है ना, किसी का बोलते हैं ना इसका स्टेटस दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रोग्रेस बार का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रेस बार को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेस टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, भाई कितनी वैल्यू, 30, और कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्स वैल्यू होगी 100, ठीक है ना। तो आपको ये प्रोग्रेस बार में शो कर देगा आपको कि 30% कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसको जैसे बढ़ाना हो तो आप जैसे 30% कर रखा है, ठीक है, तो आप इसको 30 की जगह आप क्या करते हो 80 भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से प्रोग्रेस बार का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट का यूज़ क्या होता है कि डिलीट टैग यूज़ फॉर स्ट्राइक जैसा यूज़ होता है इसका यूज़। जैसे कोई पैराग्राफ है उसके अंदर आप किसी को डिलीट टेक्स्ट की तरह दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे मैं पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, इसके अंदर लोरेम 5 कैरेक्टर यूज़ करता हूँ और मैं इसको चाहता हूँ मैं डिलीट जैसे दिखाना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो आप इस टैग के अंदर इसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसे दिखेगा, स्ट्राइक की तरह दिखेगा। फिर है मैप। मैप टैग क्या होता है कि जैसे कि हम इमेज के ऊपर क्लिकेबल
कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इमेज के पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम क्या क्लिकेबल करके हम पेज को हम रिडायरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कैसे क्या यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ करूँगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर एरिया इसमें सेलेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ वापस। ठीक है, इसमें 3 टाइप के शेप होते हैं, ठीक है। एक तो रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हो शेप, सर्कल यूज़ कर सकते हो, और कि पॉलीगॉन होता है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसमें पॉलीगॉन यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं जितना चाहे उस एरिया को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ वेबसाइट जैसे कि ये वाली, स्टोर ट्रेंड इसका टाइटल दे देता हूँ, और उसको मैं दूसरे पेज पे ओपन कराना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ करता हूँ डेस्कटॉप के लिए, इसमें भी पॉली यूज़ करता हूँ मैं। तो इसको मैं एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे यहाँ से ठीक है ना, ये एरिया में क्लिकेबल करूँगा तो वो उस पर लिंक बन जाएगा। इसको मैं जैसे मैं अमेज़ॉन यूज़ करता हूँ, इस पर लिंक यहाँ पे अमेज़ॉन दे देता हूँ, और इसको न्यू पेज पे ओपन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, पॉली यूज़ करता हूँ, और एक पॉली बना देता हूँ मैं एक बार एरिया में, ठीक है। ये एरिया पे मेरे को क्लिकेबल कराना है। यहाँ पे लिंक दे देता हूँ मैं फ्लिपकार्ट का जैसे, ठीक है। अभी मेरे पास में 3 डिवाइस है जैसे इमेज, ठीक है। तो इस तीनों पे अलग अलग मैंने एरिया वाइज इस पर क्लिकेबल कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने तीनों पे लिंक दे दिया, ठीक है ना। अब मैं एक बार इसका कोड जनरेट कर देता हूँ। दोस्तों ये कोड जनरेट इसलिए किया था कि है ना, मुझे ये कोड चाहिए था ये वाला, ठीक है ना। इसके लिए मैंने ये वेबसाइट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें सेव कौन सा यूज़ किया है मैंने वो सब इसमें दिखा देगा, तीनों में पॉली यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ अपने से, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इमेज का पाथ मैं प्रॉपर कर देता हूँ एक बार। डिवाइस, ठीक है। और इसकी विड्थ एक बार मैं विड्थ हटा के देखता हूँ, ठीक है। तो तीनों डिवाइस बन के आ गए, ठीक है ना। ये इमेज आ गई। अब देखो मैं यहाँ पे जब होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है स्टोर ट्रेंडी, इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसका अमेजन आ रहा है, इस पर कर रहा हूँ तो इस पर फ्लिपकार्ट आ रहा है। यानी कि ये एरिया इसमें यहाँ ये एरिया से लेकर ये एरिया पूरा आ रहा है डिस्प्ले इसकी। कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन करेगा न्यू पेज के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हो तो नीचे भी लेफ्ट कॉर्नर बॉटम में इसमें देखो इसका होवर पे वेबसाइट का यूआरएल दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अमेजन का दिखा रहा है, और यहाँ पे स्टोर ट्रेंडी का दिखा रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे न्यू टैब में स्टोर ट्रेंडी ओपन कर दिया है मोबाइल से। डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये अमेजोन का ओपन कर देगा। टैबलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ओपन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मैप इमेज पर मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन,
मीटर मीटर भी एज इट इज़ प्रोग्रेस बार की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसमें मैं वापस में प्रोग्रेस बार के लिए क्या जाता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे से आपको क्या करना मीटर करना पड़ेगा ओनली। इसमें बाकी सभी सेम आएगी, वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो ये भी ऐसे दिखाएगा आपको, प्रोग्रेस बार की तरह दिखेगा। मीटर का भी यूज ऐसे होता है। इसके बाद है एस टैग। ये इसके लिए होता है मार्क करने, स्ट्राइक मार्क करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर। यानी जैसे कि हमने डिलीट का किया था, डिलीट टैग का, वैसे ही ये इसका काम भी सेम ही वैसे होता है, स्ट्राइक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे में भी टेक यूज़ करके और ठीक है, अब मैं इसको स्ट्राइक करना चाह रहा हूँ। HTML4 में पहले ऐसे यूज़ किया जाता है, स्ट्राइक पूरा यूज़ किया जाता है ऐसे, बट अब HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो सिर्फ इसमें एस यूज़ करना पड़ता है, एस टैग यूज़, शॉर्टकट कर दिया इसका। ठीक है ना, तो जैसे ये देखो अभी इसको इसने स्ट्राइक कर दिया। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट उस टाइप से होता है जैसे कि हम लिखते हैं ना टेक्स्ट, जैसे कि 11th हो गया, 12th हो गया, 14th हो गया। ठीक है ना, 14 हो गया, उस टाइप के टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसको सुपरस्क्रिप्ट की तरह लिख सकते हैं। और सबस्क्रिप्ट वैसे होता है जैसे कि हम लिखते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, H2O। ठीक है ना, H2SO4, ये सब चीज़ें लिखने के लिए, उस टाइप की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम ये सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों देख लेते हैं एक बार। पहले मैं सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। देखो जैसे मैं स्पान में यूज़ करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ आपको सिंपल। मैं अगर यहाँ पे 11th लिखता हूँ, ठीक है ना, तो नॉर्मल ऐसे दिखाएगा ये टेक्स्ट। ठीक है ना, अगर मैं इस TH को सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखूँगा तो ये उस फॉर्मेटिंग में कर देगा, देखो। ठीक है, इसके बाद में स्पान में निकलत लेते हैं, स्पान चाहिए था। ठीक है, दूसरी चीज़ है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में जैसे कि मैं लिखता हूँ H2O। ठीक है, केमिस्ट्री में तो ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, उसको उस केमिस्ट्री लैंग्वेज में लिखने के लिए, यानी फॉर्मेटिंग में लिखने के लिए, इसको टू को मैं क्या करता हूँ, सब लिखता हूँ, सबस्क्रिप्ट में लिखता हूँ। तो देखो इसमें ऐसे दिख जाएगा आपको H2O। ठीक है, तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। फिर है SVG इमेज आपने यूज़ मेनली होता है इसमें स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के लिए होता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि कोई इमेज वेक्टर होती है, कोई रास्टर होती है, जो पिक्सेबल होती है वो पिक्सलाइज हो जाती है, वो होती है जैसे फोटो सब इमेजेस होती है। ठीक है ना, तो इसमें ये पिक्सलाइज होती है, वो ज़्यादा उसको क्या रिजोल्यूशन कम होता है तो इमेज फटने लग जाती है, यानी कि उसको पिक्सलाइज होने लग जाती है। ठीक है ना, बट वेक्टर इमेज को जितना भी आप जूम कर दो वो क्या पिक्सलाइज नहीं होगी, वो क्या होती है एक तरह से कोड के रूप में उसको लिखा जाता है, इसलिए वो फटती नहीं है। ठीक है ना, या उसको हम क्या कर सकते हैं, SVG इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, उसका सर्कल बना सकते हैं, टेक्स्ट बना, रेक्टेंगल बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। ठीक है ना,
तो वो कोड के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, इसलिए वो क्या इमेज को होती नहीं, पिक्सलाइज नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कैसे बनती है एसवीजी इमेज। ये एसवीजी का एरिया होगा जिसमें हम विड्थ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। ये 3 अलग अलग तरह के क्या होते हैं, शेप होते हैं, उस शेप में बनाना चाहते हैं उसके लिए यूज़। मैं इसे रेक्टेंगल के लिए भी अब समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे फिल यानी कि उसमें कलर फिल हो जाएगा आपके ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर। ये एक तरह का रेक्टेंगल बना देगा और उसका कलर ब्लू कर देगा, उसके हाइट विथ 200 हाइट एंड 200 विथ कर देगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप इसको कितना भी जूम करिए फटेगी नहीं इमेज आपको, ठीक है। उसके बाद है कैनवास। कैनवास का यूज़ मोस्टली क्या होता है कि एक तरह के वाइट बोर्ड की तरह होता है, जिसमें ठीक है ना, आप इसमें आप शेप, इमेज, ड्रॉ, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। बट ये सब चीज़ें करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की यूज़ करना पड़ता है। बिना जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिना आप उसको क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, इमेज नहीं बना सकते, शेप नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें कैनवास में आपको बनाना पड़ता है। इसके अंदर जैसे हम ग्राफ का यूज़ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर कैनवास के अंदर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है, ठीक है। एड्रेस का मैं बता चुका हूँ। आई फ्रेम में होता है, आई फ्रेम में जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि पहले फ्रेम सेट का यूज़ होता था, लेकिन फ्रेम सेट की जगह धीरे धीरे वो क्या आउट ऑफ डेट हो गया। उसके बाद में क्या है, आई फ्रेम आने लग गया HTML5 के अंदर। तो हमें उसका यूज़ करके हम कोई भी वेब पेज को फ्रेम के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेज को कर सकते हैं, पेज को, वेबसाइट पेज को कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को कर सकते हैं, मैप को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपको पहले आई फ्रेम लिखना पड़ेगा, उसका सोर्स, कि इस आई फ्रेम के अंदर आप क्या दिखाना चाहते हैं। अभी वैसे ये वेबसाइट दिखेगी नहीं आपको, बस इसमें से भी सिर्फ फॉर्मेट ही दिखेगा। और पेज का नाम दिखेगा इसमें भी, विड्थ, और 100, ये दिखेगा इसमें, ठीक है ना। विड्थ बढ़ा देता हूँ, story20.com, ठीक है ना। तो इसमें ये सब चीज़ें दिखाएगी। नेक्स्ट है अबाउट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था दोस्तों मैंने कि ये क्या होता है कि किसी भी टैग के बारे में है जिसमें हम क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा क्या ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एट्रीब्यूट के लिखने के लिए हमें पहले उसका एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू
डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस फॉर्मेट इस फॉर्मेट का हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। हर एक एट्रीब्यूट का बिहेवियर या प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यानी सबकी अलग अलग एट्रीब्यूट होती है, तो वो सब क्या होता है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि जो भी हम एट्रीब्यूट लिखते हैं वो स्टार्ट इनसाइड टैग के अंदर ही हमको लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो कुछ टैग एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं कि यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि स्टाइल हो गया है, आईडी है, क्लास है, ये सभी क्या होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। ये क्या सभी टेक्स्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एट्रीब्यूट जैसे एचआरएफ, यानी कि हमने एंकर टैग के अंदर एचआरएफ लिखा था, जैसे कि हमने पेज को ओपन कराने के लिए यूज़ किया था, जैसे कि ये वाला। तो देख लेते हैं ये भी। ये हो गया इसका एचआरएफ लिखा, ये उसका एट्रीब्यूट नेम है, ठीक है ना। और ये इसमें जो मैं दे रहा हूँ उसकी वो वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं पेज का नाम दे देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक किया। इसके अंदर हम क्या मल्टीपल एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, ये स्टूडेंट डी। ये सब लिखना एसईओ के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, तो ये हमको लिखना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है टारगेट, कि आप इस पेज को ओपन करोगे तो किस में करोगे, सेम पेज में करोगे या नए उससे नए पेज में आप या नए टैब के अंदर ओपन करना चाहते हो। तो इसके लिए मैं नए टैब में ओपन करना तो मैं सर अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर सेल्फ करोगे तो वो उसी पेज के अंदर पेज ओपन हो जाएगा। देखो मैं अब इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो टाइटल उसका आ गया स्टोर ट्रेंडी, ठीक है। और इस पर क्लिक करूँगा तो वो न्यू पेज टैब पे या ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एचरेप के अंदर ये एट्रीब्यूट इस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा जैसे एसआरसी है, इमेज के अंदर जैसे एसआरसी है, इमेज का पाथ लिखना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट का यूज़ होता है जैसे कि आप जैसे इमेज जिसमें कोई एरर आ रही है या फिर इमेज इसके अंदर फाइंड नहीं कर पा रहे, तो वो जाकर ऑल्ट पे नेक्स्ट जंप करेगा और ये इसमें शो करा देगा भाई ये इस रिलेटेड इमेज है, ठीक है। जैसे कि जितने भी ये लिख रहा हूँ दोस्तों, ये सभी क्या है एट्रीब्यूट ही है ये, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल भी लिखता हूँ, इनलाइन स्टाइल, जैसे मैंने बोला ना ये यूनिवर्सल होता है ये एट्रीब्यूट, तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। जिसमें जैसे मैं बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे, इसमें मल्टीपल भी स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक बॉर्डर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये 1 पिक्सल हो जाएगा, उसमें बॉर्डर का कलर सॉलिड कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम चाहे तो आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी सिर्फ एक नेम ही होता है यहाँ पे। जैसे कि मैं इमेज फॉर्मेट, ठीक है, आईडी से होती है, लेकिन क्लास होती है वो मल्टीपल ग्रुप में होती है। जैसे कि फॉर इमेज फॉर्मेट 1, ठीक है। तो क्लास तो हम मल्टीपल दे सकते हैं ग्रुपिंग में। और ये क्लास क्या होती है, क्लास और आईडी क्या होती है इसके अंदर, इसमें क्या होता है जैसे हम स्टाइल लिख लेंगे तो हम क्या जैसे कि क्लास CSS में हम पढ़ेंगे आगे
कि आईडी क्लास क्या होती है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि हम इमेज आईडी के अंदर हमने जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी डाल दी, जैसे कि इमेज की फॉर्मेट, जैसे हमने उसका शेडो डाल दिया, इमेज की बॉर्डर डाल दिया, ठीक है ना, इमेज की विड्थ हाइट, ये सब चीज़ें डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम आईडी से भी इसको आईडी में ये आईडी नाम दे देंगे यहाँ पे, तो वो सब प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और क्लास में क्या मल्टीपल हम क्लास बना करके हम उसमें प्रॉपर्टी करके हम यहाँ पे भी इसको मल्टीपल यूज़ करके उसकी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इमेज की, ठीक है ना, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, इसमें अगर इमेज नहीं होगी तो कैसे क्या इसका आउटपुट आएगा, ऑल्ट, ठीक है। तो मैं अभी इसका नाम देता हूँ नेचर, ठीक है, और टाइटल भी दे देता हूँ। ये टाइटल जब इसको होवर करेंगे तो इस पर पॉपअप में इसमें इसका टाइटल दिखा देगा इमेज का। ये बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर एसईओ के लिए, तो आपको ये लिखना अच्छी बात है, अगर है गुड हैबिट से ये, ठीक है। तो इसका नाम है, मैं देता हूँ नेचर, ठीक है। अब जैसे कि अभी इमेज है इसलिए वो ऑल्ट में का कोई वर्क नहीं करेगा। अब जैसे मैं इसको हटा देता हूँ या कोई एरर आ जाती है, जैसे कोई बंद कर देता हूँ बाय मिस्टेक से, ठीक है ना। तो वहाँ पे इमेज शो नहीं करेगा, यहाँ पे उसका ऑल्ट नाम चेंज कर देगा और यहाँ पे इसका टाइटल शो कर देगा। तो ऑल्ट इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे मैं इमेज को वापस कर देता हूँ सही, तो इमेज में मैंने जैसे भी वो इनलाइन स्टाइल यूज़ की थी, तो इसमें 1 पिक्सल बॉर्डर लगा देगा, देखो। तो ऑल्ट इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये किया था वैसे समझाया मैंने आपको। ये टाइटल भी वैसे यूज़ होता है, आईडी भी वैसे यूज़ होती है, एक यूनिक होती है, ठीक है ना। आईडी किसी भी आप यूनिवर्सल होती है, जो देखो टीवी में भी यूज़ कर रखा है आपको, इमेज में भी होता है, पैराग्राफ में होता है, एचरेफ में होता है, यानी कि एंकर टैग में होता है। और जो क्लास होती है वो मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रुपिंग मल्टीपल एलिमेंट्स फॉर CSS एंड JS, ठीक है ना, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। स्टाइल मैंने इनलाइन बताया था आपको, जैसे बॉर्डर लगा के दिया दिखाया था, इनलाइन स्टाइल ऐसे लिखते हैं जैसे। ये भी यूनिवर्सल होता है, स्टाइल होता है वो। उसके बाद में टाइप आता है। टाइप क्या होता है, जो कि वो स्पेसिफिकेशन कराता है इनपुट के अंदर कि भाई आप कौन सा इनपुट यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, रेडियो यूज़ कर रहे हो या चेक बॉक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट करता हूँ, तो इसमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए इनपुट बन जाएगा आपके, ठीक है। क्या जाएगा ये टाइप करने के लिए, ठीक है। अगर मैं रेडियो बटन यूज़ करूँगा, यहाँ पे इनपुट टाइप चेंज करता हूँ, यहाँ पे रेडियो करता हूँ, तो यहाँ पे रेडियो बॉक्स बना देगा नेम यहाँ पे। ये सब इसके एट्रीब्यूट है, जो भी इसी तरह से लिख रहे हैं वो सब एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैंने चेक किया हुआ इसलिए ये सारा है, ठीक है। जैसे ऐसा आता है, मैंने कहा था ऐसा आता है, ठीक है। अब मैं चेक बॉक्स करता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स।
चेक बॉक्स उसके लिए होता है जो कि वो क्या मल्टीपल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। उसके लिए जैसे कि अभी कोई हॉबी है तो आप जैसे कि आप क्रिकेट भी आपको पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है, वॉलीबॉल भी पसंद है, तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स का, जैसे कि और क्रिकेट। ओके, ठीक है ना। इसमें आपको जो मल्टीपल प्लेयर सेलेक्ट होता है, आप मल्टीपल इसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए यूज़ होता है। मल्टीपल चॉइस है आपकी, ठीक है, उसके लिए चेक बॉक्स का यूज़ किया जाता है। फिर प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे कि आप इनपुट में आप नेम लिख रहे हो तो ठीक है, आप लेबल नहीं देना चाहते हो तो उसमें प्लेस होल्डर भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने एक यूज़ किया है इसके अंदर, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो दिख रहा है एंटर योर नेम, ये क्या प्लेस होल्डर, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा और आप अपना नाम एंटर कर सकते हो ऐसा। आप इसको हटाऊँगा तो वहाँ पर प्लेस होल्डर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिसेबल्ड आप इसमें आप क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप आप चाहे इनपुट हो चाहे बटन हो, ठीक है ना। आप उसको आप डिसेबल कर सकते हो, डिसेबल, ताकि इस पर आप नोट कोई आप न तो उसको एडिट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, इसे आप उसको देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। उसके लिए बटन को भी आप क्लिकेबल नहीं, मतलब उसका जब इवेंट होता है वो हम उसको हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल करने के लिए इसका यूज़ होता है, डिसेबल एट्रीब्यूट का। ये देखो अब ये क्लिकेबल नहीं हो रहा है, जैसे मैं डिसेबल हटाऊंगा तो ये वापस इसका इवेंट चला हो जाए, ठीक है। जैसे बटन को किया था वैसे इनपुट को भी किया था, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। इसके अंदर रीड ओनली होता है, इसे आप उसको रीड कर सकते हो, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप अभी डिसेबल में हटा देता हूँ, ठीक है ना। अभी आप क्या कर पा रहे हो, इसको कर पा रहे हो, टाइप कर पा रहे हो, ठीक है ना। बट अभी आप जैसे मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ, कुछ वैल्यू फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं रीड ओनली कर देता हूँ। तो आपसे इसके प्रकाश जो इनपुट टेक्स्ट अंदर जो नाम आ रहा है विजिबल तो होगा, जैसे कि बट इसमें आप क्या एडिटेबल नहीं कर सकते, कर्सर इसमें से चला जाएगा, आप कुछ भी इसमें एडिट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, इसमें एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।